हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनीत मील, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज सुमेरपुर। हमने अब तक इकोनॉमिक ज्योग्राफी का डेफिनेशन और इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक ज्योग्राफी का जो विषय क्षेत्र है, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। सामान्यतः अपन सभी लोग ये बात जानते हैं कि प्रत्येक विषय का अपना दर्शन होता है, फिलॉसफी होती है, उसकी अपनी अध्ययन पद्धति होती है और उसका अपना कार्य क्षेत्र होता है। कोई भी विषय हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट का अपना एक अलग मेथोडोलॉजी होती है, टीचिंग मेथड्स होता है, स्टडी क्राइटेरिया होता है। उसी प्रकार से हमारे इकोनॉमिक ज्योग्राफी की अपना दर्शन है, अपना अध्ययन पद्धति है। ये हर विषय का अपना होता है। जैसे कि भूगर्भ शास्त्र का संबंध भूपृष्ठ एवं भूगर्भ की संरचना से होता है, यानी जो जियोलॉजी होती है उसके अध्ययन मुख्यतः अपन लोग इस पृथ्वी तल के आंतरिक भागों का अध्ययन करते हैं। जनसंख्या की होती है, जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी होती है, उसका संबंध मानव की जनसंख्या के संबंध में अध्ययन करना होता है। इसी प्रकार से भूगोल का संबंध भूतल का अध्ययन करना होता है और उसके अंदर भी आर्थिक भूगोल का भूतल के ऊपर जो घटित होने वाली विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन करना होता है। तो ये जो आर्थिक भूगोल है, इस आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र को हम मुख्यतः 5 मुख्य भागों में डिवाइड कर सकते हैं। प्रथम है आर्थिक क्रियाकलापों के वितरण का अध्ययन, यानी आर्थिक भूगोल के विषय के अंदर जो पहला विषय है वह है आर्थिक क्रियाकलापों के वितरण का अध्ययन। तो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत मुख्यतः आर्थिक क्रियाओं के वितरण प्रतिरूपों का अध्ययन सबसे महत्वपूर्ण होता है। यानी विभिन्न प्रकार के जो वस्तुओं और सेवाओं का हमने उत्पादन किया है, उन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का जो वितरण प्रतिरूप है उसका अध्ययन जो है वो आर्थिक भूगोल का मुख्य विषय है। हम ये अच्छी तरह हमें जान लेना चाहिए कि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम उन्हीं आर्थिक क्रियाओं को शामिल करते हैं जिनको भूपृष्ठ के ऊपर हमारे को जो दृश्य होती है, यानी उन इस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं जो प्रत्यक्ष रूप से हमें भूपृष्ठ पर दिखाई देती हैं, उन आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन ही अपन आर्थिक भूगोल के अंतर्गत शामिल करते हैं। यानी मूर्त रूप से जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं उन्हीं को शामिल करते हैं, अमूर्त आर्थिक क्रियाओं को शामिल नहीं करते। हमें आर्थिक क्रियाएं फिजिकल रूप से दृश्य होनी चाहिए। उदाहरण के लिए कृषि है, खनन है, उद्योग है, परिवहन है आदि जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो भूतल पर हमारे को सामान्य रूप से प्रत्यक्षतः दिखाई देती हैं, आंखों से दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन हम आर्थिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। कुछ आर्थिक क्रियाएं ऐसी भी होती हैं जो हमें सामान्यतः दिखाई नहीं देती और उन आर्थिक क्रियाओं का भूतल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी आर्थिक क्रियाओं को आर्थिक भूगोल में प्रत्यक्षता सम्मिलित नहीं किया जाता। उदाहरणतः राजस्व, टैक्स। अब रेवेन्यू जो है सरकार के पास आता है, टैक्स सरकार को कलेक्शन होता है, लेकिन ये इस प्रकार की घटनाएं होती हैं जो हमारे को भूतल पर यदि हम देखना चाहें, यदि हम खेत खेत घूमें, सड़क के ऊपर घूमें, तो क्या हमारे को टैक्स कलेक्शन दिखेगा? क्या हमारे सरकार की रेवेन्यू दिखेगी? नहीं दिखेगी, क्योंकि सामान्यतः ये 2 क्रियाएं ऐसी होती हैं जो कागजों के ऊपर ही चलती हैं। इनका अध्ययन हम आर्थिक भूगोल के अंतर्गत नहीं करते। हम आर्थिक भूगोल के अंतर्गत केवल उन्हीं आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं जो फिजिकली रूप से, भौतिक रूप से जिनका अस्तित्व भूतल पर पाया जाता है और हमें आंखों से सामान्यतः प्रत्यक्ष रूप से वो दिखाई दे। दूसरा विषय जो क्षेत्र है उसमें है प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यांकन एवं मात्राकरण। तो आर्थिक भूगोल का दूसरा जो विषय है वह प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यांकन एवं मात्राकरण। तो आर्थिक भूगोल के अध्ययन में प्राकृतिक संसाधन जैसे मिट्टी है, जल है, विभिन्न प्रकार के जो बायोटिक संसाधन है, जैविक संसाधन है, शक्ति है, ऊर्जा संसाधन है, खनिज है, पशु संसाधन है, इनका मूल्यांकन और मात्राकरण भी किया जाता है। यानी जितने भी हमारे पास में संसाधन पाए जाते हैं वास्तविक रूप से उनका मूल्य कितना है, कितनी मात्रा में उनकी उपलब्धता है,
आप जब भी आर्थिक भूगोल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों का अपन लोग जब अध्ययन करेंगे, संसाधनों का अध्ययन करेंगे, तो हम उसमें देखेंगे कि कितनी मात्रा में वो संसाधन निकाले जा रहे हैं, कितनी मात्रा में वो संसाधन उपलब्ध हैं, कितनी मात्रा में संसाधन संभाव्य हैं, यानी भविष्य में कितनी मात्रा में उपलब्ध होने की संभावना है। इन सब का अध्ययन हम आर्थिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। इनका संसाधनों का मूल्यांकन इसलिए आवश्यक है कि संसाधनों के मूल्यांकन के द्वारा ही संसाधनों के उचित उपयोग, उनका संपोषणीय विकास संभव है, क्योंकि हमें पता चलेगा कि हमारे पास में कितनी उपलब्धता है और कितनी हमारी आवश्यकता है। तो आवश्यकता और उपलब्धता दोनों जब हमारे को पता चलेंगी तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हमें उस संसाधन का कितना उपयोग वर्तमान समय में करना चाहिए, कितना भविष्य की पीढ़ियों के लिए उस संसाधन को छोड़ना चाहिए। क्योंकि संसाधन, जो प्राकृतिक संसाधन है, वो प्राकृतिक संसाधन का पुनर्उत्पादन इतना आसान नहीं है। कई हजारों सालों के द्वारा इन संसाधनों की उत्पत्ति हुई है, इसलिए निकट भविष्य में दोबारा उनकी उत्पत्ति होना असंभव है। इस कारण संसाधनों का जो बचाव है वो ही एक तरीके से उनका उत्पादन है। इस कारण हमारे को संसाधनों के मूल्यांकन का पता होना चाहिए, मात्राकरण का पता होना चाहिए, उनकी आवश्यकता का पता होना चाहिए। तीसरा जो विषय है वो है अर्थतंत्र का वातावरण से संबंध का अध्ययन। अर्थतंत्र का मतलब इकोनॉमी। हमारी जो इकोनॉमी है उसका जो एनवायरनमेंट है, उसके संबंध का जो ज्ञान है, वो भी हमारे आर्थिक भूगोल का मुख्य विषय है। अर्थतंत्र तथा प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण में घनिष्ठ संबंध होता है, ये हम सब लोग जानते हैं। पर्यावरण का प्रभाव अर्थतंत्र पर पड़ता है, वही अर्थतंत्र प्राकृतिक पर्यावरण को प्रभावित करता है, यानी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव हमारे आर्थिकी पर, इकोनॉमिक्स पर पड़ता है, और जो इकोनॉमिक्स है उसका प्रभाव हमारे पर्यावरण के ऊपर पड़ता है। यह एक ऐसी जटिल प्रक्रिया है जिसको समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन हम सामान्य रूप से समझ सकते हैं कि मनुष्य के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियां जारी हैं, एक सीमा से अधिक जो आर्थिक गतिविधियां मनुष्य कर रहा है, उसी का प्रभाव हमारे पर्यावरण के ऊपर पड़ रहा है। और आप देख रहे हो कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, एसिड रेन है, तापमान का बढ़ना है, मौसम में जो चक्र है उसमें परिवर्तनशीलता है, इन सब का कारण क्या है? जो मनुष्य विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियां एक सीमा से परे जाकर के कर रहा है, उनका प्रभाव हमारे पर्यावरण के ऊपर पड़ रहा है। और इस पर्यावरण के अंदर जो परिवर्तन आया है उसके कारण क्या, असमय बाढ़ें आना, सऊदी अरब, दुबई जैसे क्षेत्रों के अंदर बर्फबारी करना होना, लंदन के अंदर टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर पहुंच जाना, ये ऐसी सब क्रियाएं हैं जिनका पर्यावरण का प्रभाव मनुष्य के ऊपर पड़ रहा है। और इस मनुष्य के ऊपर यदि प्रभाव पड़ रहा है तो उसका प्रभाव मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं के ऊपर भी पड़ रहा है। तो पर्यावरण और अर्थतंत्र जो है वो दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से अंतर संबंधित हैं, एक का प्रभाव दूसरे के ऊपर पड़ता है। जैसे किसी स्थान पर सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कई पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें जलवायु है, ऊर्जा है, जल की उपलब्धता आदि कारक मुख्य हैं। दूसरी कार्यात्मकता गहनता का दबाव पर्यावरण पर पड़ता है। अतः दोनों पक्षों के मध्य एक ऐसे समय के अनुकूल भविष्य का अंतर संबंध स्थापित करने का प्रयास आर्थिक भूगोल में किया जाता है। तो किसी भी स्थान पर जब उद्योग की स्थापना होती है, मुख्यतः यदि कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना हो, तो पर्यावरण को देखकर ही उनकी स्थापना की जाती है। आज यदि हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान औद्योगिक विकास के अंतर्गत गुजरात, महाराष्ट्र इनसे पिछड़ा राज्य। कारण क्या है? अधिक टेम्परेचर कम वर्षा, इसका प्रभाव है मरुस्थल की उत्पत्ति। मरुस्थल की उत्पत्ति में मुख्य भूमिका निभाई पानी की कमी, जलवायु का गर्म होना, इन सब का कारण है कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों की स्थापना नहीं की गई और राजस्थान उद्योग धंधों में पिछड़ गया। तो हम कह सकते हैं कि पर्यावरण का प्रभाव भी विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों की स्थापना पर पड़ता है।